हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को व्लादिमीर पुतिन ने दिखाई हैसियत। दोस्तों, कराया 40 मिनट तक इंतजार, लेकिन मिलने को फिर भी तैयार नहीं हुए व्लादिमीर पुतिन। जी हां दोस्तों, हार कर बताएंगे शहबाज शरीफ ने क्या फैसला लिया। शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। आखिर क्यों पाकिस्तान के हुक्मरानों को सीरियसली नहीं लेते व्लादिमीर पुतिन किसके साथ कर रहे थे मीटिंग, और क्यों शहबाज शरीफ से मिलने से किया इनकार, और कैसे जबरन कदम उठाया दोस्तों शहबाज शरीफ ने 40 मिनट के बाद। सबसे पहले आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे पहली बार कश्मीर मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया अपना रुख, क्या कहा संसद में, जानना है बहुत जरूरी। तो वहीं आपको बताएंगे भारत रूस चीन के साथ आने से क्यों हिली महाशक्ति, क्यों आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप इन तीनों को एक साथ साधने के लिए बनाने लगे कोर 5 का ग्रुप दोस्तों। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप के कोर 5 पर क्यों भड़क उठे पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन, उसकी ब्रिक्स से कर दी तुलना, अमेरिका की आलोचना। जी हां, बताएंगे इनका क्या कहना है कोर 5 ग्रुप को लेकर, C5 के फॉर्मेशन को लेकर। तो वहीं बांग्लादेश से चौंका देने वाली खबर बताएंगे, बड़े सवाल का जवाब देंगे, जहां पर इस बार अब शेख हसीना की पार्टी या शेख हसीना खुद तो चुनाव नहीं लड़ रही दोस्तों, लेकिन बांग्लादेश में चुनाव के ऐलान के बाद इस बार किस ओर जाएंगे 8% हिंदू बांग्लादेशी हिंदू, किस पार्टी को देंगे वोट। वहीं आपको बताएंगे बीजेपी ने बंगाल फतेह के लिए इस बार उठाया ऐसा कदम पिछले हर बार की इस बार गलती नहीं दोहराने वाली भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे क्या कदम उठाया है, एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने यही कमाया है कि आज भारत से बात करने के लिए दुनिया ललचा रही है, अमेरिका तक भारत के आगे झुकने को तैयार है, ना कि पाकिस्तान की तरह जिसकी कोई वैल्यू नहीं, और भारत आगे आने वाले समय में 101% सुपर पावर कंट्री बनेगी, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के पीएम को पुतिन ने दिखाई औकात, कराया 40 मिनट तक इंतजार, जिसके बाद जबरन मीटिंग में घुस गए शहबाज शरीफ। दोस्तों, दुनिया भर में आतंक फैलाने के लिए कुख्यात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शुक्रवार को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। दरअसल तुर्कमेनिस्तान में अस्थायी तटस्थता की 23वीं सालगिरह मनाने के लिए एक इंटरनेशनल फोरम में शरीफ शामिल हुए थे, जहां पर उनकी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होनी थी, लेकिन पुतिन ने शरीफ को 40 मिनटों इंतजार करवा दिया, जिससे शहबाज शरीफ झल्ला गए और झल्लाते हुए उठ खड़े हुए दोस्तों। और जबरन जहां पर व्लादिमीर पुतिन और एर्दोगन की मीटिंग चल रही थी, उस कमरे में जबरन घुस गए। रशियन टुडे ने वीडियो शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पुतिन के लिए शहबाज शरीफ बैठक में काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन व्लादिमीर पुतिन नहीं आए। वो अपने विदेश मंत्री इशाक डार के साथ कमरे में थे। इसके बाद वो अपने विदेश मंत्री की ओर इशारा करने लगे कि अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। इसके बाद शरीफ अचानक से उठ गए दोस्तों, और बगल में हो रही व्लादिमीर पुतिन और एर्दोगन के बीच बैठक वाले कमरे में जा घुसे। हालांकि वहां भी उनकी बात नहीं हो सकी, और सिर्फ 10 मिनट बाद वहां से शहबाज शरीफ को उल्टे पैरों भागना पड़ा दोस्तों, रवाना होना पड़ा, जिससे क्लियरली देखा जा सकता था कि व्लादिमीर पुतिन का शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात का कोई भी प्लानिंग नहीं थी दोस्तों, कोई भी प्रोग्राम नहीं था। ऐसे में जबरन तरीके से शहबाज शरीफ व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए बैठे थे। हालांकि ये खबर तब आई है जब हाल ही में व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा से वापस लौटे थे, और अब जाकर के उन्होंने शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी, या यूं कहे कि शहबाज शरीफ ने खुद अपनी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती करवा ली है दोस्तों। सोशल मीडिया पर इसी वीडियो को लेकर शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक यूजर ने कहा कि पुतिन भिखारियों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। वहीं एक और लोग ने कहा कि यह तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। एक और यूजर ने कहा कि 40 मिनट व्लादिमीर पुतिन का दरवाजा खटखटाते थक गए, लेकिन एंट्री नहीं मिली, जैसे शादी में बिना इन्विटेशन घुसने वाला रिश्तेदार हो। आपको बता दें कि इंटरनेशनल फोरम फॉर पीस एंड ट्रस्ट प्रोग्राम तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में आयोजित किया जा रहा है। इस मीटिंग
मीटिंग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित कई देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया है। जैसे ही शहबाज शरीफ बैठक वाले कमरे में अंदर गए, लेकिन वहां से 10 मिनट के अंदर ही बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन और एर्दोगन ने उनसे बात नहीं की, यानी थोड़ी सी बात की, लेकिन जो शहबाज शरीफ चाह रहे थे उन मुद्दों पर बात नहीं की। शहबाज शरीफ को तवज्जो नहीं दिया, खाली खाने को पूछकर शहबाज को बाहर कर दिया। दोस्तों, गौरतलब है कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी में शहबाज शरीफ ने यह बता दिया कि अगर वर्ल्ड में इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने का सबसे बड़ा अवार्ड अगर किसी को मिलेगा तो पहले नंबर पर पाकिस्तान होगा। दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के बेहतरीन साझेदार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेहतरीन दोस्त व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान को सीरियसली क्यों नहीं लेते। दरअसल रूस या पुतिन पाकिस्तान और शहबाज शरीफ को गंभीरता से नहीं लेते, जिसका मुख्य कारण भारत के साथ उसके मजबूत रणनीतिक संबंध, ऐतिहासिक तनाव और पाकिस्तान की पश्चिम व चीन की ओर झुकाव है। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान के अशबागात में इस घटना के बाद ये बड़े सवाल उठने लगे। दोनों देशों के रिश्ते ऊर्जा, व्यापार और एससीओ सहयोग के बावजूद सीमित है, क्योंकि रूस भारत के साथ रक्षा व आर्थिक साझेदारी को प्राथमिकता देता है। शीत युद्ध काल में सोवियत संघ का भारत का साथ देना पाकिस्तान के खिलाफ युद्धों में विश्वास की कमी पैदा करता है। पुतिन ऊंचे प्राथमिकता वाले नेताओं के शेड्यूल को तरजीह देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो आईएमएफ और चीन पर निर्भर है, जिससे रशिया के साथ उसका दबाव कम है, खासकर यूक्रेन संकट और प्रतिबंधों के बीच। सितंबर 2025 में बीजिंग में शरीफ ने भारत रशिया संबंधों का सम्मान जताया, लेकिन कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ। इससे पहले भी आपको याद होगा दोस्तों, एससीओ समिट में चाइना में शहबाज शरीफ ने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई थी, जब व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग दोनों एक साथ बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत में जबरदस्ती शहबाज शरीफ घुसने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ना तो पुतिन ने और ना ही जिनपिंग ने उनको बुलाया था उस मुलाकात के लिए। दोस्तों, शहबाज शरीफ को फिर अचानक से पीछे कदम लेने पड़ गए थे, और ये हर बार की तरह है। शहबाज शरीफ को लेकर पुतिन के एक्शन पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आतंकिस्तान को तरजीह ना ही मिले तो बेहतर है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जिस प्रकार से पुतिन ने भी अपना एजेंडा क्लियर कर रखा है कि हमें मुलाकात करनी है तो करनी, और नहीं करनी तो बिल्कुल भी नहीं करनी, चाहे देश कोई भी हो, सिर्फ दोस्त कंट्रीज को छोड़कर। क्योंकि दोस्तों, अगर शहबाज शरीफ की जगह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते तो आज फिल्म बिल्कुल उल्टी होती। दोस्तों, खुद पुतिन नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए पीएम मोदी के कमरे में जाते। ये फर्क है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच। आपकी राय तो बनती है, लेकिन भारत के लिए मेरा भारत महान कमेंट में कहते हुए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि हर किसी को पता चल सके पाकिस्तान की क्या औकात है। तो जहां पर भी आपका ग्रुप्स हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर कश्मीर मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया अपना रुख। संसद में कहा यह भारत पाकिस्तान का है मसला, हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे। ब्रिटेन की सरकार ने इस हफ्ते वेस्टमिंस्टर हॉल में हुई संसदीय बहस के दौरान कश्मीर मुद्दे पर अपना पुराना और स्पष्ट रुख दोहराया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है और इसका हल कश्मीरियों की इच्छा को ध्यान में रखकर ही निकलना चाहिए। यह बहस कश्मीर सौभाग्य निर्णय विषय पर हुई, जिसे पाकिस्तानी मूल के लेबर सांसद इमरान हुसैन ने आगे बढ़ाया था। उन्होंने सरकार से पूछा कि कश्मीर मसला द्विपक्षीय है या अंतर्राष्ट्रीय है। इस पर विदेश राष्ट्रमंडल व विकास कार्यालय एफसीडीओ के मंत्री हेमिस फाल्कनर ने कहा कि मैं यूके सरकार की लंबे समय से चली आ रही नीति दोहराता हूं। कश्मीर पर अस्थायी समाधान भारत और पाकिस्तान को ही निकालना है और इसमें कश्मीरियों की इच्छाओं का सम्मान जरूरी है। यह सिद्धांत हमारे राजनयिक दृष्टिकोण और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान का आधार है। वहीं आपको बता दें, भारत रूस चीन के साथ आने से क्यों हिली महाशक्ति, कोर 5 में आने को बेसब्र हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन वही क्यों भड़के पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन, कोर 5 को कर दिया ब्रिक्स से तुलना। पहले आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगातार बेहद करीब आता देख अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहीं ना कहीं अंदर से हिले हुए नजर आ रहे हैं। रशिया की छोड़िए, हाल ही में चीन भी भारत के निकट आता दिख रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है, क्योंकि रूस, चीन और भारत का एक साथ आना एक सुपर पावर की तरह है, क्योंकि तीनों देश अपनी अपनी जगह दुनिया में एक स्पेशल जगह
स्थान रखते हैं और ये बात अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है। अमेरिका को पता है कि भारत, रशिया और चाइना अगर एक साथ आते हैं तो वो तीनों मिलकर पूरी दुनिया पर रूल कर सकते हैं। वहीं इन सब घटनाक्रमों को देखते हुए अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ 5 महाशक्तिशाली देशों का नया C5 यानी कोर 5 सुपर क्लब बनाना चाहते हैं। ट्रंप इस सुपर क्लब में भारत को प्रमुख शक्ति के रूप में शामिल करना चाहते हैं। यह दावा अमेरिकी प्रकाशन पॉलिटिको की रिपोर्ट में किया गया है, जो हमने आपको इवनिंग की खबर में भी बताया था। इस सुपर क्लब में भारत, अमेरिका के अलावा रशिया, चीन और जापान को शामिल करने की बात कही गई है। प्रस्तावित कोर 5 के बारे में कहा जा रहा है कि इस समूह में 5 देशों को शामिल किया जा सकता है। इसमें अमेरिका, चीन, भारत, जापान और रशिया को एक साथ लाएगा। ये सभी 5 देश न केवल वैश्विक राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, बल्कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में भी शामिल है, जिनमें से प्रत्येक की आबादी 10 करोड़ से भी अधिक है। लेकिन वहीं आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरु कहे जाने वाले रूसी विचारक अलेक्जेंडर दुगिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस कोर 5 ग्रुप सुपर क्लब को लेकर एक लेख लिख दिया, जिसमें उन्होंने कोर 5 सुपर क्लब को लेकर अपने विचार व्यक्त किए और अमेरिका की मंशा पर सवाल उठा दिया। दोस्तों, उन्होंने इसे मल्टीपोलर दुनिया का मागा वर्जन बताया, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वर्जन बताया, जो ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान से संबंधित है। दुगिन ने कहा कि ट्रंप इस गुट के जरिए सिर्फ अमेरिका के हितों को साधना चाहते हैं। इस दौरान दुगिन ने ब्रिक्स की जमकर तारीफ की और उसे पश्चिमी पाखंड का जवाब करार दिया। ब्रिक्स वही समूह है जिसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही आक्रामक दिखाई दिए हैं। दोस्तों, दुगिन ने लिखा कि G7 के विकल्प के तौर पर C5 या कोर 5 का आइडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सीधे दुनिया की राजनीति में मागा मूवमेंट के पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल नजरिए से निकलता है। ये पॉलिटिकल रियलिज्म है, यह ग्लोबलाइजेशन को नकारना है। ये आज की दुनिया में सॉवरेनिटी के असली मौजूदा सेंटर्स पर आधारित एक नए इंटरनेशनल आर्किटेक्चर का कंस्ट्रक्शन है। जब 1 साल से भी कम समय पहले मैंने अपनी किताब द ट्रंप रिवॉल्यूशन पब्लिश की थी, तो मैंने उसे अ न्यू ऑर्डर ऑफ ग्रेट पावर्स सब टाइटल दिया था। लेकिन ऑर्डर ऑफ ग्रेट पावर्स क्या है? ये असल में एक ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम का कंस्ट्रक्शन है जिसमें असली सॉवरेनिटी सिर्फ उन स्टेट सिविलाइजेशंस की होगी जिनकी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी इकोनॉमी और अपनी जियोपॉलिटिक्स हो। सच में सॉवरेन एंटिटीज जिन्होंने पहले अपनी वायबिलिटीज साबित कर दी है। उन्होंने कोर 5 सुपर क्लब के ब्रिक्स तक से तुलना कर दी। दुगिन ने कोर 5 सुपर क्लब और ब्रिक्स के अंतर को भी समझा दिया। उन्होंने बताया लिख करके कि कोर 5 मल्टीपोलर दुनिया का मागा वर्जन है। ठीक यही बात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक समय में बात कर रहे थे। यह स्टीव बैनन जैसे मागा के विचारकों के प्लान का हिस्सा था। यह सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट के लिए एक ठंडा सख्त नजरिया है। सॉवरेनिटी सिर्फ बड़ी ताकतों की होनी चाहिए, बड़ी ताकतों का एक नया ऑर्डर। दूसरे शब्दों में अगर कहे तो ये एक मल्टीपोलर दुनिया का अमेरिकी ट्रम्पिस्ट वर्जन है जो ब्रिक्स मॉडल से काफी अलग है। उन्होंने पहला फर्क ये बता दिया कि ब्रिक्स में अमेरिका या पश्चिमी देश शामिल नहीं है, इसे उनके विकल्प के तौर पर बनाया गया है। दूसरा फर्क बताया है कि ब्रिक्स उन सभ्यताओं को स्वीकार करता है जो अभी पूरे तरीके से बनी नहीं है। इस्लामिक दुनिया जो अभी भी एक आम सिविलाइजेशन स्ट्रेटजी बनाने में एक नहीं हो पाई है। लैटिन अमेरिका जो इंटीग्रेशन के रास्ते में भी रुका हुआ है, और अफ्रीका महाद्वीप, इन सभी सिविलाइजेशन के देशों का रिप्रेजेंटेशन ब्रिक्स में है। वहीं दोस्तों C5 ग्रुप में जापान को क्यों शामिल किया गया उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि चीन को बैलेंस करने के लिए जापान असल में एक ताकतवर देश है। अगर वो अमेरिका से आजादी पा लेता तो वो अपने आप में एक सॉवरेन पोल बन सकता था। C5 मल्टीपोलरिटी के अमेरिकन वर्जन को दिखाता है। लेटेस्ट यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में इस आइडिया को साफ और सीधे तौर पर बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस पर जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, लेकिन हमारे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। क्या अमेरिका के द्वारा बनाए गए इस C5 ग्रुप में भारत को शामिल होना चाहिए? क्या भारत को हामी भरनी चाहिए? एक भारतीय होने के नाते आपकी क्या है राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा और भारत देश को आगे बढ़ाने में अपना रोल अदा कीजिएगा। अगली और बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां दुनिया के इन 3 पावरफुल नेताओं को हटाने की तैयारी कर रहा है। क्या अमेरिका लीक दस्तावेज से बड़ा खुलासा? दोस्तों, अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के लीक दस्तावेज ने यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। इस दस्तावेज की माने तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के वर्तमान सत्ताधारी पार्टी को सरकार से बेदखल करना चाहती है। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन में कीर स्टारमर और जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज की सरकार है। हालांकि लीक दस्तावेज को अमेरिका ने फेक बताया है। अमेरिका का कहना है कि इस तरह का कोई दस्तावेज है ही नहीं। टेलीग्राफ
ब्रिटेन के मुताबिक इस लीक दस्तावेज में यूरोप को अलग थलग करने का प्लान है। इसके लिए अमेरिका को 2 रणनीति पर काम करने के लिए कहा गया है। यह दस्तावेज ऐसे वक्त में दोस्तों लीक हुआ है जब यूरोप यूक्रेन जंग को लेकर रशिया के सामने बैकफुट पर है। लीक दस्तावेज में क्लियरली कहा गया है कि यूरोप के भीतर खुद प्रतिरोध को ही मजबूत करने की आवश्यकता है। अमेरिका इसके लिए राष्ट्रवादी पार्टियों को संबंधित देशों में बढ़ावा दे। लीक दस्तावेज में किसी पार्टी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस दस्तावेज में कोड वर्ड में जो बातें कही गई हैं उसका मतलब है कि सबसे पहले फ्रांस में वर्तमान सत्ता के खिलाफ ली पेन की पार्टी को समर्थन देने की आवश्यकता है। मैक्रोन समाजवादी नेता है। 2027 तक मैक्रोन का कार्यकाल है। इसी साल फ्रांस में चुनाव कराए जाएंगे। दूसरा मतलब है इसी तरह ब्रिटेन में कीर स्टारमर की जगह रिफॉर्म पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। रिफॉर्म पार्टी को ब्रिटेन में राष्ट्रवादी पार्टी माना जाता है। ये स्टारमर की लेबर पार्टी के घोर विरोध में रहती है दोस्तों। तीसरा मतलब है जर्मनी में मर्ज के खिलाफ एएफडी में जान फूका जाए। एएफडी एक राइट विंग पार्टी है जिसका जर्मनी के भीतर हाल ही में उदय हुआ है। जर्मनी चुनाव में ट्रंप ने इस पार्टी का समर्थन भी किया था। दोस्तों लीक दस्तावेज में यूरोप से हंगरी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रिया को अलग थलग करने की रणनीति का खुलासा हुआ है। चारों ही देश में वर्तमान समय में राइट विंग पार्टियों की सरकार है। इटली की जॉर्जिया मेलोनी को तो ट्रंप सबसे ज्यादा शह देते हैं। कई मौकों पर ट्रंप मेलोनी की तारीफ कर चुके हैं। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर बांग्लादेश में चुनाव का बड़ा ऐलान, लेकिन इस बार किधर जाएंगे बांग्लादेशी 8% हिंदू। दोस्तों बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद पहली बार चुनाव होने वाले हैं। बांग्लादेश चुनाव आयोग के मुताबिक 330 सीटों वाली संसद के लिए 12 फरवरी 2026 को वोटिंग होगी। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन के पास 151 सीटें होनी चाहिए। इस बार 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 6 करोड़ 48 लाख पुरुष और 6 करोड़ 28 लाख महिला वोटर्स शामिल है। 2022 में हुई जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। यहाँ हिंदुओं की आबादी करीब 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा है। यहाँ हिंदू वोटर्स करीब 8% है। आपको बताते हैं दोस्तों इस बार बांग्लादेश में हिंदू किसको वोट करने वाले हैं। आपको बता दें बीएनपी पार्टी जो है वो हिंदू वोटर्स को हर तरीके से लुभाने में लगी हुई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी इस चुनाव में हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए जमात इस्लामी पर खुलकर हमले कर रही है। बीएनपी नेता तारिक रहमान ने 2 दिन पहले जमात पर आरोप लगा दिया कि उसके कई नेता पाकिस्तान समर्थक है और देश के हितों के खिलाफ काम करते हैं। चूंकि जमात इस्लामी पर अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और कट्टरता फैलाने का आरोप लगते रहे हैं, इसीलिए बीएनपी इस मुद्दे को जोर देकर उठा रही है। ये रणनीति हिंदू बहुल सीटों पर असर डाल सकती है। वहीं नाहिद इस्लाम को समर्थन कम मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दोस्तों नाहिद शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन का प्रमुख चेहरा था। उन्होंने इस साल फरवरी में अंतरिम सरकार में सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया था ताकि चुनाव लड़ सके। हालांकि नाहिद इस्लाम को हिंदुओं का समर्थन मिलने की उम्मीद बहुत कम है क्योंकि उनका नैरेटिव सिर्फ हसीना विरोध पर टिका रहता है। वहीं हसीना गुट के निर्दलीय उम्मीदवारों को काफी ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देने वाला है। शेख हसीना को उम्मीदवारों को निर्दलीय लड़ने की इजाजत मिली है। आप सभी को पता ही होगा जो हमारी खबरों से लगातार जुड़े रहते हैं कि शेख हसीना की जो पार्टी है उसके नाम पर अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे में उनकी पार्टी के नेता निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हिंदू बहुल इलाकों में इन निर्दलियों को बड़ा और तगड़ा फायदा मिल सकता है क्योंकि इन इलाकों में हसीना सरकार के दौरान विकास परियोजनाएं बाकी इलाकों की तुलना में बेहतर मानी जाती है। तो ये हाल है दोस्तों बांग्लादेश के। आपकी इस पर क्या राय है वहीं आपको बता दें अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की हालत नाजुक, किडनी फेल, इंटरनल ब्लीडिंग, वेंटिलेटर पर रखा गया। दोस्तों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत बेहद नाजुक है। हालिया अपडेट के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी प्रमुख को वेंटिलेटर पर रखा गया है। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया कि खालिदा जिया का इलाज कर रही मेडिकल टीम ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी है। खालिदा जिया अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। वो लंबे समय बाद इसी साल बांग्लादेश वापस लौटी थी। मेडिकल टीम ने प्रेस रिलीज में कह दिया कि खालिदा जिया को सांस लेने में दिक्कत बढ़ने, ऑक्सीजन लेवल में गिरावट और कार्बन और डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से शुरू में हाई फ्लो नेजल कैनुला और बाईपैप मशीन पर रखा गया था, लेकिन जब उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उनके फेफड़ों और दूसरे अंगों को आराम देने के लिए उन्हें इलेक्टिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। अगली और बेहतरीन खबर की बात करते हैं जहां महिला को एयरपोर्ट पर रोकने के मामले में भारत काफी सख्त चीन के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाया मुद्दा। जी हां, सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि उसने हाल में शंघाई हवाई अड्डे पर अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को कई घंटे तक रोके
रखने के मुद्दे को बीजिंग के समक्ष उठाया है। साथ ही चीन को अपने इस रुख से फिर अवगत करा दिया कि राज्य भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और यह एक निर्विवाद तथ्य है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। विदेश मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या सरकार को अरुणाचल प्रदेश में जन्मी एक भारतीय महिला को उसके जन्म स्थान को ले शंघाई हवाई अड्डा पर यानी कई घंटे तक रोके रखने और कथित तौर पर परेशान किए जाने से संबंधित हालिया खबरों की जानकारी है। इसके अलावा मंत्रालय से यह भी पूछा गया था कि क्या सरकार ने इस घटना के संबंध में तत्काल राजनयिक कार्रवाई की और अरुणाचल के भारत का अभिन्न अंग होने पर सवाल उठाने के किसी भी प्रयास का औपचारिक रूप से विरोध किया गया। तो वहीं आपको बता दें, भारत ही नहीं अब तालिबान से भी जंग लड़ेगा लश्कर ए तैयबा। अफगानिस्तान के खिलाफ जमकर उगला जहर। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के शागिर्द कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने बड़ा ऐलान किया है। लश्कर के एक सीनियर लीडर ने पाकिस्तानी सेना के समर्थन में अफगान तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने का ऑफर दिया है। लश्कर आतंकी ने पाकिस्तान पर हो रहे हमलों को लेकर तालिबान को सख्त चेतावनी भी दी है। इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर का सार्वजनिक तौर पर समर्थन किया है। ये बहुत दुर्लभ मौका है जब लश्कर ए तैयबा ने खुलेआम पाकिस्तानी सेना और उसके अजीमोशान शहंशाह आसिम मुनीर का इतने खुले तौर पर समर्थन किया है। तालिबान को धमकी और आसिम मुनीर का समर्थन लश्कर ए तैयबा सरगना हाफिज सईद का करीबी और आतंकी दुनिया का जाना माना चेहरा कारी याकूब शेख ने किया है। उसने एक वीडियो मैसेज में यह बात कही है जो कि पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी समूहों के लिए एक दुर्लभ घटना है। तो वहीं आपको बता दें, भारत अफगानिस्तान की दोस्ती तो देखें, पाकिस्तान को बड़ा झटका देगा तालिबान। 3 महीने में तीसरी बार भारत का दौरा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अगले हफ्ते भारत का दौरा करने वाले हैं, जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद तीसरा मंत्री स्तरीय दौरा होगा। ये दौरा पाकिस्तान से घटिया दवाइयों के आयात पर प्रतिबंध के बीच हो रहा है, जिससे भारत के साथ दवा आयात समझौते की उम्मीद है। भारत अफगानिस्तान को स्वास्थ्य सहायता जारी रखे हुए है। दोस्तों, काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भी भारत अफगानिस्तान संबंधों में तेजी देखी जा रही है। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के शीर्ष मंत्री लगातार भारत का दौरा कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम मौलवी नूर जलाल है, अगले हफ्ते भारत आने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें, बीजेपी ने बंगाल फतेह के लिए बांट दी जिम्मेदारी। पिछले बार की गलतियों से लिया सबक। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सांसदों, विधायकों सहित पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। अगले साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल को 5 जोन में बांटा गया है और हर जोन में दूसरे राज्यों के सीनियर नेताओं की भी तैनाती कर दी गई है। राज्य के हर जिले में राज्य के बाहर के नेताओं की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव की गलतियों से सबक भी ले लिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि वे सरकार बना लेंगे, लेकिन बीजेपी 77 सीटें जीत पाई थी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने पिछली बार की गलतियों से सबक लिया है। सूत्रों ने कहा है कि पार्टी की मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि पिछले चुनाव में टीएमसी से बड़ी संख्या में नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया था। टिकट बंटवारे में भी उनका ध्यान रखा गया, जिससे पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक इस बार इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि बाहरियों के चक्कर में पार्टी के पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना हो। सूत्रों के मुताबिक इस पर भी पार्टी के भीतर चर्चा हुई कि ज्यादा फेज में वोटिंग होने का भी बीजेपी को नुकसान हुआ। पिछला विधानसभा चुनाव 8 चरणों में हुआ था। बीजेपी ने राज्य में 5 से 6 बूथ को मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाया है। हर शक्ति केंद्र की जिम्मेदारी पार्टी नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं को बांटी गई है। राज्य में बीजेपी के लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, पार्टी के विधायक, संगठन में पदाधिकारी सहित हर नेता को एक शक्ति केंद्र का जिम्मा दिया गया है। दोस्तों, वहीं बूथ कमेटी को वेरीफाई किया जा रहा है। साथ में केंद्र की स्कीमों में लाभार्थियों की लिस्ट बनती दिखाई दे रही है। वहीं जोन के जिम्मेदारी दूसरे राज्यों के नेताओं को दी जा रही है। वे पूरे जोन पर नजर रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि पार्टी की हर इकाई सही से काम करे। यानी पिछले हर बार की गलतियों को अब नहीं दोहराएगी भारतीय जनता पार्टी। इस बार नए तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। बंगाल में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस बार बंगाल फतेह कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखते हैं आपकी क्या राय है। वहीं सवाल ये भी है कि SIR में 44,000 नाम काट दिए गए हैं। क्या इससे ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट खतरे में आ गई है? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को लेकर जो ड्राफ्ट जारी किया है, उसने सबको चौंका दिया है। आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का बहुत बड़ा असर देखने को मिला। दोस्तों, राज्य की वोटर लिस्ट से करीब 58 लाख नाम हटा दिए गए हैं। यह आंकड़ा छोटा मोटा नहीं है, बल्कि यूरोप के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। सबसे बड़ी खबर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ भवानीपुर से आई है। यहाँ भी हजारों की तादाद में वोटर्स के नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने मृतक, शिफ्ट हो चुके और फर्जी वोटर्स की पहचान कर यह कार्रवाई की है। इस सफाई
अभियान से बंगाल के सियासी समीकरण पूरे तरीके से बदल सकते हैं दोस्तों। भवानीपुर से लगभग 44,787 मतदाताओं के नाम हटा दिए जाने की संभावना है। ऐसे में विधानसभा सीट से इतने नाम काटना हार जीत का अंतर तय कर सकता है। वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में भी आयोग का डंडा चला। वहां से 10,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर किए जा सकते हैं। ये वो सीटें हैं जहां एक एक वोट के लिए मारामारी होती है। ऐसे में हजारों नामों का कटना पार्टियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है दोस्तों, लेकिन इससे ममता बनर्जी को तगड़ा नुकसान होगा, ये भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसी बीच दोस्तों ये थे भी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।